मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा फैसला। 210 अनाधिकृत कॉलोनियों को किया नियमित। 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए किया फ्री। किसानों को दिया 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार का मुआवजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के 13 जिलों की 210 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इसमें नगर और ग्राम आयोजना विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 तय की गई है, जिसमें नागरिकों की सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिलेगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था, जबकि हमारी सरकार ने 1673 कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है। आज की 210 कॉलोनियां मिलाकर अब तक 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब यदि कोई अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित होती है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के जरिए लोगों को सस्ते मकान देने की कोशिश कर रही है। हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूं। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जुलाई में भारी बारिश और बाढ़ से 12 जिलों में हुए नुकसान के लिए 34,511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी, जिसमें 49,197 एकड़ का वो क्षेत्र भी शामिल है जिसमें दोबारा बुआई कर दी गई थी। ऐसे क्षेत्र के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा पहले की गई थी। उन्होंने कहा कि आज दिए गए मुआवजे में कपास की फसल शामिल नहीं है, जिसका सर्वे चल रहा है। क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और जो कि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा, और ये सबको आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 97-98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्तियों के अनुसार के लिए 6 करोड़ 70 लाख 97,277 रुपए की मुआवजा राशि को मंजूरी दी गई है। मुआवजे बांटने में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया था। जुलाई में राज्य के 12 जिलों अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर में 1669 गांवों और 4 शहरों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए बना है,
और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1,60,00,000 रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112,21,00,000 रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण पुरस्कार 2023 में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देश भर में हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के ऊर्जा मंत्री को पुरस्कार दिया, जो प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। एक सूचना है कि हमारे हरियाणा राज्य के जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसमें देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला है। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत अस्थायी नौकरी के लिए 986 लोगों को जॉब ऑफर लेटर भेजे। वहीं मुख्यमंत्री ने 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए फ्री करने की घोषणा की है, जिसमें 7 लोक निर्माण विभाग के टोल शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत करने का आश्वासन भी दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। सदन में जिनके शोक प्रस्ताव पढ़े गए, उनमें हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छतर सिंह चौहान, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश शामिल हैं। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छतर सिंह चौहान के 11 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 दिसंबर 1934 को हुआ था। वे वर्ष 1991 तथा 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 22 मई 1996 से 27 जुलाई 1999 तक उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उनका समस्त जीवन समाज के वंचित एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित था। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश के 13 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1939 को हुआ था। वे वर्ष 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1991-93 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 2007 व 2008 में 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। वहीं अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 18 वीर सैनिकों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा को जल्द मिलेगा अपना राज्य गीत। सीएम ने विधानसभा में पेश किया सरकारी प्रस्ताव। 204 गीतों में से 3 गीतों का किया गया है चयन। 1 साल के लिए अपनाया जाएगा कोई यह गीत। हरियाणा के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को परिलक्षित करने वाला अपना राज्य गीत जल्द ही मिलेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसका सरकारी प्रस्ताव सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। हरियाणा के लोगों ने देश की रक्षा में कई बलिदान दिए और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह तो है, लेकिन कोई राज्य गीत नहीं है। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणा वासियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से अलग एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर इन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मैं इन 3 विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन 3 विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञापनों के जरिए जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे, जिसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से 3 का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि शुरू में गीत 1 साल के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आज इन गीतों को सुना दिया जाए। मात्र सुनाने के बाद 2 दिन हमारे पास ड्राफ्ट भी है उसका, गीतों का, और ये सुन भी लेंगे, क्योंकि उसके लय के भी हिसाब से कई बार चयन का फर्क पड़ता है। तो उसका सोमवार को या मंगलवार को सबका कंसेंसस बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो गीत को केवल सुनाने के लिए आज तो सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस दिन राय ले लेंगे मंगलवार को, जिसकी कंसेंसस बनेगा उसको लागू कर देंगे। 204 में से 3 अगर किसी ने निकाले हैं, वही मंथन करके ही निकाले हैं। किसी के मंथन को नकार दे और हमारा मंथन ही सब फाइनल होगा, ऐसा नहीं है। सबका विचार आएगा, उसके बाद जो करना करेंगे बाद में। मेरा निवेदन है, विचारों में भी दिक्कत आएगी, बाद में लिखित में हम ले लें, आप लोग ले लें, आप लिखित में से अपना देख लें, कंसेंसस बनता तो कराएंगे, नहीं कंसेंसस तो नहीं करेंगे। हाँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के सदस्य गीतों को पढ़कर और सुनकर 19 दिसंबर 2023 को अपने विचार प्रस्तुत करें, और अगर गीत का कोई नया प्रारूप भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के प्रश्न के जवाब में कहा कि लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि साल 1976 से पहले गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के वेतन अलाउंस के बिल निकालने का अलग नियम था, जिसके मुताबिक राजपत्रित अधिकारी खुद के बिल और सैलरी बिल खुद साइन कर और गैर राजपत्रित अधिकारी डीडीओ के जरिए बिल निकलवा सकते थे। लेकिन उस समय की सरकार ने 12 जुलाई 1976 को व्यवस्था बंद करके सभी बिल और सैलरी के लिए डीडीओ पावर के लिए एक अधिकारी को ऑथोराइज कर दिया। उस समय ये निकला कि नहीं, इस पावर को हम गजेटेड ऑफिसर्स के पावर को वापस लेते हैं और सारा जो उनके बिल्स हैं या उनके अलाउंसेज हैं, उनकी यानी सैलरी है, वो सब डीडीओ को एक पावर दी जाती है, सारे एक पैटर्न पर ही निकाले जाएंगे। और हमें तो ये लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया होगा, जरूर कोई ना कोई उस समय या तो कमी देखी गई होगी, या सरकार ने वो पावर अपने हाथ में ली बजाय अकाउंटेंट जनरल को एक पावर दिए रखने के लिए। तो ये व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। और आज इस संदर्भ में
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विषय 47 साल पुराना है, लेकिन किसी ने ये विषय कभी नहीं उठाया, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की 21 साल 6 महीने, INLD की 11.5 साल, हरियाणा विकास पार्टी की 3.5 साल सरकार रही। 1976 में नियमों में जो भी बदलाव किया गया वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था। वर्तमान में इसमें किसी प्रकार के बदलाव का कोई विचार नहीं है। यानी आज से 47 साल पहले की किसी बात को इस सदन में पूछा जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी तो छोड़े, बल्कि 47 साल में कितनी ही सरकारें आई, और उसमें अगर मैं 45 साल का हिसाब लगाऊं तो कांग्रेस की अपनी 21.5 साल सरकार रही है, INLD की 11.5 साल रही है, और HVP की भी 3.5 साल सरकार रही है, और 9 साल से अब हम सरकार में हैं। तो जो विषय 35 साल में ध्यान नहीं आया, आज हमारे माननीय सदस्य ने उस विषय को ध्यान कराया, इसलिए इनकी मैं सराहना भी करता हूं। कोई असेंबली में या कोई सरकार के नाते कोई विचार हमारे पास सामने नहीं आया है। हाँ, कोई व्यवस्था परिवर्तन का विषय होता है और उसमें कहीं कोई नया विचार किसी विधायक के सामने आता है, अगर वो उसका कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट बना करके उसमें चेंज करने के लिए सदन के सामने रखेंगे या सरकार के सामने रखेंगे, तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे। अंतोगत्वा हित में, लोक हित में, सदस्यों के हित में, सरकार के हित में अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करने की बात आएगी जरूर करेंगे। अभी इस विषय पर हमारा कोई विचार भी नहीं है और कोई हमने इस पर सोचा भी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्य जनहित में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव देंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के पहले दिन विधायक नीरज शर्मा के प्रश्न का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि सरकार राज्य वित्त आयोग के जरिए सभी शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू SOTR का 7% देती है। निकायों के अलग अलग मदों की राशि खर्च करने के बाद जरूरत पड़ने पर सरकार अतिरिक्त अनुदान देती है। सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं, और कारपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा के कि जिस हद की इनकी मांगे हैं उस पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखा है उनको कि किस मद में कितना पैसा 606 करोड़ में है, अगर आपके पास है उस पर लगाइए, अन्यथा अगर ये सिस्टम चालू रहेगा तो स्टेट का ही बजट बिगड़ेगा हमारा। उन्होंने कहा कि विधायक ने नगर निगम फरीदाबाद में फंड की कमी के चलते विकास काम नहीं होने की जानकारी दी है, जिस पर यह बताना जरूरी है कि 30 नवंबर 2023 तक नगर निगम फरीदाबाद के पास करीब 600 करोड़ रुपए थे। अगर फंड की जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पर सरकार अनुदान देगी। तो इसलिए इस विषय पर जानकारी लेने के बाद अगर उन मदों में पैसा नहीं है 606 करोड़ में तो निश्चित दिया जाएगा। अगर 606 करोड़ में उन मदों में जिस मद में इनकी आवश्यकता है वहां पैसा है तो पहले उनको अपना खर्च करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस से मुख्यमंत्री के पास भी आएगी, तो जहां कहीं कोई आपत्ति होगी वहां लगेगी। और ये आपत्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट की है कि 606 करोड़ रुपया पहला उसका हिसाब बताएं क्यों नहीं लगा रहे, वरना हर एक लोकल बॉडी को एक स्वभाव बन गया, पैसे खत्म है जी, पैसे नहीं है। 606 करोड़ रुपया हमने पिछले साल में लोकल बॉडीज का हिसाब मंगवाया, 5,500 करोड़ रुपया सभी लोकल बॉडीज के पास बैंकों में FD बने हुए पड़े। लोकल बॉडीज ऑटोनोमस बॉडीज हैं, हरियाणा सरकार का ऐसा नहीं है। हरियाणा सरकार तो केवल उनके ऊपर ऑडिट का काम करेगी, केवल उनके कामों को रिव्यू करेगी, पैसा अगर कहीं जमा तो पहले खर्च कराएगी। अगर अनुदान देना है तो जो अनुदान हमने देना है निश्चित 7% वो तो उनका जाएगा ही जाएगा, चाहे उनका बैंक में है, चाहे FD है, चाहे कहीं भी है। 7% से ऊपर अगर मांग करेंगे तो हम रिव्यू करेंगे कि आपका पहला पैसा लग गया है तो मांगिए, नहीं तो नहीं।
उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार ने शहरी निकायों के पास की राशि की जानकारी ली थी, जिसमें पता चला था कि 5,500 करोड़ रुपए निकायों के पास बैंकों में सावधि जमा के रूप में पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।